तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये है पार्ट 2 राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका चैप्टर नंबर 4 औद्योगिक विकास का। ठीक है। और ये वीडियो ऑडियो ही होने वाली है। प्लीज़ कोई चाहता है कि वीडियो देखे तो अपना समय टाइम ना ख़राब करते हुए दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो देखें। और यह ऑडियो ही होने वाली है। ये उन भाइयों के लिए हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, दृष्टिहीन हैं, उनकी सहायता के लिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या मेरे कमी है कोई तो वीडियो में या फिर कुछ याद करने में वो भी बताएं, और कुछ गलत बोलूं तो वो भी करेक्शन करें। ठीक है। तो पार्ट 2 में प्रारंभ करते हैं। अपन राजसिको तक अपन ने कर लिया था। राजसिको वापस पढ़ते हैं। ने उसमें राशि को नहीं किया था। राशि को पढ़ते हैं। इसकी स्थापना जून 1961 में की गई। राशि को फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड है। ठीक। जून 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। लघु उद्योगों को ऋण और विपणन की सहायता देता है। लघु उद्योगों को ऋण व विपणन की सहायता देता है। और मैंने रिको पढ़ाई थी जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। वो क्या देता है? वो एक तो ऋण देता था और तकनीकी सहायता देता है। राज्य को क्या काम करता है? ऋण तो देता ही है, उसके साथ विपणन, मतलब विपणन भी उनका करवाएगा। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है ना तो उसका विपणन भी करवाता है राज्य को। ठीक है। जिसकी स्थापना जून 1961 में की गई थी। जयपुर, जोधपुर एवं भीलवाड़ा में शुष्क इसके बंदरगाह है। कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर सबको याद है, भीलवाड़ा भी याद रखना आपको। इसके अलावा जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता में राजस्थली नाम की दुकानें चलाता है ये। मतलब एक दुकान टाइप है जहाँ पर अपने जो वस्तुएं हैं, हस्तशिल्प से छोटे जो लघु उद्योग की जो चीज़ें हैं वो बेच बेच सकते हैं। ठीक है क्या? कहाँ पर है? एक तो जयपुर, एक दिल्ली। ठीक है। और राजस्थान के अंदर याद रखो पहले तो जयपुर और उदयपुर दो चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता में राजस्थली हैं। और फिर है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में है। और विश्वकर्मा एमएसएमई टावर जयपुर में बनेगा। यह बजट 2023-24 में बोला गया। ठीक है। तो वापस बता देता हूँ। राजसिको की स्थापना जून 2061 में की गई। और राजसिको है जो ऋण सहायता प्लस विपणन की सहायता करवाता है। इसी विपणन के कारण ही इसने जो शुष्क बंदरगाह बनाए हैं कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में बनाए हैं शुष्क बंदरगाह। और इसके अलावा इसने एक तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगनेर भी ये चलाता है। और उसके अलावा इसने राजस्थली नाम की दुकानें बना रखी है जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता के अंदर। ठीक है। फिर विश्वकर्मा एमएसएमई टावर, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर जयपुर में, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर जयपुर में बनेगा बजट 23-24 में, सीएम साहब ने बोला। फिर इसके अलावा बजट 23-24 में एक बात और बोली कि उदयपुर में भी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। एयर कार्गो बनेगा। और बीकानेर प्लस पंचपदरा, बाड़मेर में शुष्क बंदरगाह बनेंगे। तो अपने अभी तो 3 बंदरगाह है ना शुष्क बंदरगाह के, कहाँ कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा के अंदर है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा के अंदर है। और इसके अलावा बीकानेर और बाड़मेर के अंदर भी शुष्क बंदरगाह बनेंगे। ठीक है। फिर है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी जिसकी स्थापना 1955 को की गई थी। राज्य की स्थापना कब की गई थी? जून 1961 को। ठीक है। बीआईपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी 1991 के अंदर। और रिको की स्थापना कब की गई थी? रिको की स्थापना की गई थी 1980 के अंदर। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? अब पढ़ रहे हैं आरएफसी जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराता है राजस्थान फाइनेंस कमेटी। ठीक है। राजस्थान फाइनेंस कमेटी जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। और फिर है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 13-14 में प्रारंभ हुई। 45 वर्ष तक के युवाओं को लाभ। और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना पर। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना पर 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण सीमा पर 6% अनुदान है। तो मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि आरएफसी कितने करोड़ रुपए तक का ऋण प्रबंध कराती है अपने को अगर लेना हो तो आरएफसी 20 करोड़ रुपए मैक्सिमम तक प्रबंध कराती है ऋण। और फिर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसकी लंबाई है 1504 किलोमीटर टोटल। और दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू मुंबई पोर्ट तक है ये। ठीक है। और 38% हिस्सा इसका राजस्थान से गुजरता है। कुल 6 राज्यों से है और प्लस यूटी से है। और जापान की सहायता से लगभग 90 बिलियन डॉलर की सहायता दी है। किसने? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। ठीक है। तो मुंबई के अंदर तो अपने को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट याद रखना है। और उसके अलावा दिल्ली से आगे दादरी, ठीक है, यूपी तक है ये दिल्ली मुंबई। और लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर। कितना % राजस्थान से गुजरता है?
38%, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर निवेश क्षेत्र हैं दो। कौन कौन से निवेश क्षेत्र हैं राजस्थान के? एक तो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना और दूसरा अजमेर किशनगढ़, ठीक है। कौन कौन सा? खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना, ये अलवर वाला क्षेत्र एक तो ऊपर वाला, दूसरा उसके नीचे आ जाओ थोड़ा सा अजमेर किशनगढ़ वाला। तो दो निवेश क्षेत्र हैं, ठीक है क्या, जो कि जयपुर अपनी राजधानी है उसके आसपास का क्षेत्र है ना, वो निवेश क्षेत्र डेवलप कर रही है। किसके अंदर? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर। कौन कौन सा है? एक तो है खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना ऊपर वाला, उसके बाद है अजमेर किशनगढ़ वाला दूसरा है। फिर है औद्योगिक क्षेत्र, 3 औद्योगिक क्षेत्र। कौन कौन से हैं इसके अंदर? 3 औद्योगिक क्षेत्र है। एक तो है जोधपुर पाली मारवाड़ वाला, ठीक है, मारवाड़ के अंदर आ गया। फिर एक दूसरा है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो एक तो है औद्योगिक क्षेत्र, 3 इसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के, और 2 है निवेश क्षेत्र। अपने सीधा क्वेश्चन पूछे जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DM जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, वो राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है? तो 38% है। दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने निवेश क्षेत्र हैं? तो राजस्थान के 2 निवेश क्षेत्र हैं। और राजस्थान के कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो राजस्थान के 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अगर अपन नाम भी याद करें तो 2 निवेश क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो मैंने आपको ऊपर बताया था खुशखेड़ा भिवाड़ी और निमराना वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा था? अजमेर किशनगढ़। ये दोनों निवेश क्षेत्र हैं। और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर का था ना, वो था जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, और एक था मारवाड़ का एकदम, वो था जोधपुर पाली मारवाड़ का, और एक था राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और फिर है कि रिको की जिम्मेदारी है इनको क्षेत्रों को, इन उद्योगों के लिए। और 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया। कौन सा? जोधपुर पाली मारवाड़ वाला। तो इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो जोधपुर पाली मारवाड़ वाले को। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम डेवलपमेंट है इसीलिए, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिडको की स्थापना 15 मार्च 2022 को की गई। किसकी? स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कंपनी का नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिडको, ठीक है। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 2022 को, ठीक है क्या। राज्य में DMIC क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 को अधिसूचित किए गए हैं, जो कि 26 अप्रैल 2016 को है। तो अपने इससे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो रिडको राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई मार्च 2022 के अंदर। कब? 15 मार्च 2022 के अंदर की गई थी रिडको की स्थापना। रिडको, ना कि रिडको, ठीक है। रिडको की स्थापना राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, 15 मार्च 2022 को स्थापना की। फिर इसके अलावा अलवर जिले में विशेष निवेश क्षेत्र भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT के नाम से घोषित किया गया है। अलवर क्षेत्र के अंदर कौन सा? भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। कौन सा? भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप इस नाम से घोषित किया गया। तथा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जिसका नाम क्या है? भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है? भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। तो DMIC है ना, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लंबाई टोटल, ये नहीं पूछेगा अपने से तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसकी टोटल कितना प्रतिशत राजस्थान से गुजरता है? 38% गुजरता है। राजस्थान के कितने निवेश क्षेत्र आ रहे हैं इसके अंदर? 2 निवेश क्षेत्र आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? एक तो है साहब अलवर खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर वाला, खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना, ठीक है, ऐसे याद करो, खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना वाला है साहब, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? अजमेर किशनगढ़ वाला है, ठीक है। फिर कितने औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं? तो साहब 3 औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? एक तो आ रहा है अपना मारवाड़ का, एक आ रहा है अपना जयपुर का, और एक आ रहा है मेवाड़ का, ठीक है। तो इनके नाम कौन से हैं? मारवाड़ पाली वाला आ गया एक तो, जोधपुर पाली मारवाड़, ठीक है। दूसरा आ गया जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा आ गया राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन इनमें से अपने से पूछ लेंगे कि ये ऐसे 3 औद्योगिक क्षेत्र है ना, इनमें से किसको विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है? तो मारवाड़ वाले को किया गया, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या काम किया? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई जिसका नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 15 मार्च कब की गई? 15 मार्च 2022 को, 15 मार्च 2022 को, ठीक है। फिर देखें कि हाँ, आगे आ जाती है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है। मेंस की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र है। एक सेकंड फ्रेंड्स,
हाँ, इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। एक तो पुष्कर अजमेर में, ठीक है, दूसरा मानसरोवर जयपुर के अंदर, तीसरा माउंट आबू के अंदर। एक तो अजमेर और जयपुर और सिरोही के अंदर, ठीक है, अजमेर जयपुर सिरोही के अंदर है। तो अजमेर और जयपुर तो पास पास में है, सिरोही थोड़ा सा दूर पड़ता है। क्या चीज़ है यहाँ पे? प्रशिक्षण केंद्र है। किसके? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण हैं। कहाँ कहाँ पर है? अजमेर में है, जयपुर में है और कहाँ पर है? सिरोही के अंदर, ठीक है। फिर देखें, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित है। फिर तीसरा है बजट 2022-23 की घोषणा अनुसार बुनकरों हेतु कोटा, जोधपुर, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग में प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। और इसके अलावा बजट 2023-24 में कुछ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखें आप, कि राजस्थान फाउंडेशन के तत्वाधान में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ठीक है साहब। फिर है हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, दस्तकारी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु कुछ विकास किया जाएगा। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है, ठीक है। ये क्या है? तो ये है कि एक तो दौसा एवं टोंक के लिए चमड़े के उत्पाद के क्लस्टर, ठीक है, और बीकानेर चूरू के लिए बंदेज, बाड़मेर के कसीदाकारी, ब्लू पोट्री हेतु जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इनके ऊपर वालों के तो क्लस्टर बनेंगे, किन किन के? दौसा एवं टोंक में चमड़े के उत्पाद के क्लस्टर बनेंगे, बीकानेर चूरू में बंदेज, ठीक है, बीकानेर और चूरू में बंदेज, दौसा और टोंक में चमड़े के उत्पाद, ब्लू पोट्री हेतु जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसके अलावा अलवर एवं पुष्कर में ग्रामीण हाट की व्यवस्था की जाएगी। अलवर एवं पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट की व्यवस्था की जाएगी। और खादी कामगार क्या नाम है, आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत बुनकरों को भी प्रोत्साहन राशि दुगनी कर दी गई है, ठीक है क्या। तो ये था अपना ये वाला एरिया। अब देखते हैं आप राजस्थान में खनन क्षेत्र। तो राजस्थान में खनन क्षेत्र के अंदर देखें तो 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार एवं 58 खनिजों का खनन किया जाता है। तो अपने से क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कितने विभिन्न प्रकार के खनिज हैं? तो 81 विभिन्न खनिज हैं। और कितने का अपन खनन कर रहे हैं? तो 58 का खनन कर रहे हैं। कितने का? 58 का खनन कर रहे हैं। और अगर अपने पूछ ले कि एकमात्र उत्पादक राज्य है तो वह है सीसा एवं जस्ता यासक, सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट, सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट एकमात्र क्या है? उत्पादक राज्य हैं, सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट। और लगभग पूरा उत्पादन अपना राजस्थान किसका करता है? चांदी कैल्साइट जिप्सम का, चांदी कैल्साइट जिप्सम का राजस्थान लगभग पूरा उत्पादन करता है। और प्रमुख उत्पादक राजस्थान किसका है? प्रमुख उत्पादक है बोलकले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का। वापिस बोल रहा हूँ, एक प्रमुख उत्पादक राजस्थान किनका है? एक तो बोलकले, और फिर याद रखो बोलकले के बाद फायर क्ले, ठीक है, बोलकले, फायर क्ले, फिर याद रखो आप फेल्सपार और फास्फोराइट, FF सही है, बोलकले और फायर क्ले और फॉस्फोरेट और फेल्सपार, फिर ओकर और स्टेटाइट, इनका प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। किनका? इनका प्रमुख उत्पादक है। और एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान, एकमात्र उत्पादक किनका है? राजस्थान से मतलब इनका उत्पादन हो रहा है। तो इन कौन कौन से हैं? ये सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट, रट लो इनको, सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट है, राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। फिर राजस्थान प्रमुख उत्पादक किनका है? तो वह है चांदी कैल्साइट जिप्सम, 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 इनका है लगभग पूरा उत्पादक। फिर प्रमुख उत्पादक मैंने आपको बताया था, एक तो फायर क्ले, बोल क्ले, फेल्सपार और फास्फोराइट, और बताया था मैंने आपको ओकर और स्टेटाइट, ओकर और स्टेटाइट। इसके अलावा सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन भी राज्य में मिलता है। ध्यान रखें, एक तो सीमेंट ग्रेड का और दूसरा स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन चूना राजस्थान में मिलता है, ठीक है।
कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के। कितनों का खनन कर रहे हैं? 58 का कर रहे हैं। और एकमात्र उत्पादक किसका है? सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट का है। सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट का है। प्रमुख उत्पादक किसका है? प्रमुख है बोल क्ले, फायर क्ले का है, और फेल्सपार है, और फास्फोराइट है, और इसके बाद ओकर और स्टेटाइट है। और इसके अलावा लगभग पूरा उत्पादन किसका कर रहा है? लगभग पूरा उत्पादन कर रहा है साहब चांदी कैल्साइट जिप्सम का, चांदी कैल्साइट जिप्सम का। और इसके अलावा लाइमस्टोन भी निकलता है सर हमारे। तो लाइमस्टोन कौन सा निकलता है? एक तो साहब सीमेंट ग्रेड का निकलता है, और दूसरा से एक तो सीमेंट ग्रेड, दूसरा स्टील ग्रेड, दोनों निकलते हैं। फिर है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। इसकी बताता हूँ कहानी आपको। सर्वप्रथम क्या हुआ कि 1969 के अंदर राजस्थान स्टेट माइंस एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड बनाया गया एक, ठीक है, 1969 में। फिर क्या हुआ 79 में ये ना जो राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड ये अलग हो गया, नहीं इसका नाम कर दिया था राजस्थान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये अलग कर दिया था कब? 1979 में। और 80 में उससे अलग करके बना दिया था रिको, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद बनाया गया RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। और फिर ये क्या, इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 30 अक्टूबर 1974 को होती है, ठीक है। फिर इनको 74 को इसकी स्थापना हुई, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड की 30 अक्टूबर 1974 को। याद रख लो भाई साहब, ये राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को हुई थी। और उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अन्वेषण उत्खनन, वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण से और उत्खनन करना है। ऐसे नहीं कि सीधे खड्डे खोद दिए, नहीं, आप उत्खनन करें लेकिन वैज्ञानिक रूप से करें। फिर देखें आप कि कंपनी की मुख्य गतिविधियां 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर SBU एंड PC, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर कहा जाता है। तो राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। और 4 भागों में इसके कामों को बांटा जा सकता है, जैसे कि रोक फास्फेट, ये झामर कोटला उदयपुर के अंदर, रोक फास्फेट झामर कोटला उदयपुर के अंदर, जिप्सम बीकानेर के अंदर, लिग्नाइट जोधपुर के अंदर, लाइमस्टोन जयपुर के अंदर, लाइमस्टोन जयपुर के अंदर, लिग्नाइट जोधपुर के अंदर, जिप्सम बीकानेर के अंदर, और रॉक फास्फेट झामर कोटला उदयपुर के अंदर, रॉक फास्फेट झामर कोटला उदयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास जयपुर के अंदर है। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया है, गैर लाभकारी निकाय है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट एक गैर लाभकारी निकाय है, खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सहायता देता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ठीक है। और प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट हेतु अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करा देता हूँ। खान एवं खनिज का राजस्थान में क्या है, इको सर्वे में लिखा हुआ, ठीक है। तो राजस्थान के विभिन्न प्रकार के 81 विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 58 का राजस्थान में खनन किया जाता है। राजस्थान पूरे भारत में एकमात्र उत्पादक किनका है? सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट, सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट का है। और लगभग पूरा उत्पादन किनका कर रहा है? चांदी कैल्साइट जिप्सम का कर रहा है। और उसके अलावा प्रमुख उत्पादक किसका है? बोल क्ले, फायर क्ले, और फॉस्फोराइट, फेल्सपार, और ओकर और स्टेटाइट का है। इसके अलावा हमने बोला साहब हमारे तो यहाँ पे क्या है कि लाइमस्टोन पाया जाता है। तो बोला कौन सा का? जब हमने कहा साहब एक तो सीमेंट ग्रेड पाया जाता है और एक स्टील ग्रेड, दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया इनको कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई, ठीक है। और फिर इसने अपने कामों को 4 भागों में बांट रखा है, जैसे कि स्पेशल बिजनेस यूनिट या फिर प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे इसके 4। रॉक फास्फोर्ट के लिए झामर कोटला उदयपुर के अंदर, रॉक फास्फोर्ट के लिए झामर कोटला उदयपुर के अंदर, जिप्सम के लिए बीकानेर, लिग्नाइट के लिए जोधपुर, और लाइमस्टोन कहाँ से? लाइमस्टोन जयपुर से, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास जयपुर में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया है, जो कि गैर लाभकारी निकाय है और खनन प्रभावित क्षेत्र में जो लोगों की सहायता करता है। और इसके लिए प्रत्येक जिले में DMFT बनाएंगे। इसके लिए अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी। फिर है एम सैंड नीति। एम सैंड नीति 25 जनवरी 2021 को आई, ठीक है, नहीं, एम सैंड नीति 2020 जो कि 25 जनवरी 2021 से लागू हुई, ठीक है। एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया। राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एम सैंड अनिवार्य कर दिए गए और उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ाया जाने की संभावना है, ठीक है। पहले तो भाई साहब एम सैंड नीति कब आई थी? एम सैंड नीति 2020 25 जनवरी 2021 को आई थी। एक अपन ने मिशन निर्यातक पढ़ा था ना, वो भी 2021 में आया था, 29 जुलाई 2021 को आया था। मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा था? रिको और उद्योग विभाग के द्वारा था, मिशन निर्यातक बनो, ठीक है। और फिर वापस आते हैं एम सैंड नीति 25 जनवरी 2021, ठीक है। और इसके तहत क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि राजकीय निर्माण अगर करेंगे ना तो उनमें 25% हम एम सैंड है ना वो ही लेंगे ना, एम सैंड लेंगे, अनिवार्य कर दी। और उसके बाद बोला कि अगर अपने जो पूरी होती हुई और भी पड़ी हुई तो लगभग अपन राजकीय कार्यों में 50% तक इसे कर देंगे। और एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा भी दिया गया। फिर देखते हैं राजस्थान में तेल एवं प्राकृतिक गैस। तेल एवं प्राकृतिक गैस, अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो कहने की बात यह है कि भाई साहब कच्चा तेल अपने पूरे विश्व में तीसरा खपत सबसे ज़्यादा हो रही है। पहली तो हो रही है अमेरिका और दूसरी हो रही है किसके अंदर? चीन के अंदर। तीसरा है भारत जिसके अंदर कच्चे तेल की खपत हो रही है। देश में विश्व का लगभग 5% तक कच्चा तेल खपत होता है। देश में पूरा विश्व का 5% तक कच्चा तेल खपत होता है। और भारत कुल घरेलू उपभोग का 16%, भारत कुल घरेलू उपभोग जितना कर रहा है ना उसका 16% कच्चा तेल उत्पादन करता है। मान लो अपने को 100% जैसे कच्चा तेल चाहिए तो अपन ओनली 16% घर से मतलब अपने घर में बन रहा है वो, ठीक है, मतलब भारत में बन रहा है 16%। फिर राजस्थान भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन लगभग 30 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष, ठीक है। राजस्थान भारत के कच्चे तेल का भारत का कितना कच्चा तेल उत्पादन हो रहा है? 30 MMT पर ईयर हो रहा है, ठीक है, 30 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर हो रहा है, ठीक है। राजस्थान इसमें से कितना कर रहा है? 20%। कितना होता है? लगभग 6 MMT पर एनम। कैसे? 6 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम कर रहा है। तो आपको तो याद क्या रखना है कि आपसे तो एक तो ये बात पूछेगा कि राजस्थान कितने % कर रहा है भारत का कच्चे तेल उत्पादन, तो आप बोल देना 20% कर रहा है, ठीक है। तो 20% लगभग कितना, ये भी बात पूछे तो बोल देना 6 मिलियन मैट्रिक टन कर रहा है, ठीक है। और फिर उत्पादन करने में राजस्थान का पूरे भारत में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान है। बॉम्बे हाई लगभग 40% करता है। तो अब तक मैंने आपको तेल एवं प्राकृतिक गैस में क्या क्या चीज़ें बताई हैं। आपको मैंने बताई है कि भारत में अगर खपत की बात पूछे तो विश्व के अंदर भारत खपत के मामले में भाई साहब तीसरा स्थान है, ठीक है। फिर पूरे विश्व का 5% कच्चा तेल भारत में खपत होता है, ठीक है जी, होता है। फिर जी अपना जितना खपत होता है ना उसका 16% ही अपन घर से मतलब भारत से उत्पादित करते हैं, ठीक है। फिर आगे भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर 14 जिलों में विस्तृत है, ठीक है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इसमें लिखा है भारत में, तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोफेरस बेसिन के अंतर्गत आता है। तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि 4 पेट्रोफेरस बेसिन है ना राजस्थान में, जिनका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है 14 जिलों में। आपको तो ये पूछा जा सकता है कितना आ रहा है? 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर 14 जिलों के अंदर आ रहा है। 20% अपन उत्पादन कर रहे हैं, कितना? 6 MMT पर एनम कर रहे हैं। फिर देखें कि एक तो आ रहा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर जालोर आ जाते हैं इसके अंदर। फिर आ रहा है जैसलमेर बेसिन जिसमें जैसलमेर आ जाता है। फिर आ रहा है बीकानेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन जिसके अंदर बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है। तो ये तो भाई साहब इसमें नागौर अलग आ गया और बीकानेर हनुमानगढ़ हो ही गए, बीकानेर खुद आ गया, एक चूरू आ गया और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ आ गया। तो एक तो अपने से याद कर लो बीकानेर नागौर के अंदर क्या है, एक तो बीकानेर संभाग हो गया और उसके अलावा नागौर भी है इसके अंदर। फिर है विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन के अंदर
अपने विंध्यन क्षेत्र के चारों जिले आ गए, प्लस भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ भाग भी हैं दोस्तों, ये याद रखना। अपने से यहाँ पे क्वेश्चन पक्का ऐसे अटकाएगा कि राजस्थान के अंदर कितने पेट्रोफेरस बेसिन हैं, 4 पेट्रोफेरस बेसिन के अंदर बांटा गया है। कितना क्षेत्रफल है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितने जिलों में है भाई साहब, 14 जिलों में है। कितना परसेंट उत्पादन करता है, 20% करता है। कितना होता है 20%, 6 MMT पर एनम होता है, ठीक है। फिर अपन को पूछ लेगा कि कौन कौन से बताओ 4 क्षेत्र पेट्रोफेरस बेसिन, 4 कौन कौन से हैं। हमने कहा ठीक है साहब बता देंगे, कौन कौन से बताओ। तो पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसके अंदर बाड़मेर जालौर आते हैं। और उसके बाद हमने बताया जैसलमेर बेसिन, जिसके अंदर जैसलमेर आता है। इसके बाद हम बता देंगे साहब विंध्यन बेसिन है, ठीक है। विंध्यन बेसिन में आप एक तो बता देंगे विंध्यन क्षेत्र के, प्लस उसके अलावा 2 जिलों का थोड़ा क्षेत्र और आता है। एक तो है भीलवाड़ा और दूसरा है चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का भी कुछ क्षेत्र आता है। और फिर अपन बोलते हैं साहब बीकानेर नागौर का बेसिन भी है। बीकानेर नागौर में कौन कौन से हैं, तो एक तो बीकानेर संभाग के जिले, तो बोले कौन कौन से, तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू प्लस नागौर, बस यही बात थी, ठीक है। फिर देखते हैं कि वर्ष 2021-22 के अंदर दौरान बाड़मेर व सांचौर बेसिन से इतना किया गया, तो ये तो अपने शायद ही पूछेगा कि कौन से कितना किया गया था, ठीक है। फिर बाड़मेर सांचौर बेसिन के मंगला क्षेत्र के 14 क्षेत्रों जैसे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य से लगभग 98,000 से 1,20,000 बैरल खनिज तेल उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। तो आप तो ये याद रखें कि लगभग अपन 1 लाख बैरल प्रतिदिन, 1 लाख बैरल खनिज तेल उत्पादन कर रहे हैं प्रतिदिन, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे। एम सैंड नीति कब आई थी आप तो बता दें मुझे, 25 जनवरी 2021 को आई थी एम सैंड नीति, ठीक है। और फिर है वित्तीय वर्ष 2021-22 दिसंबर 2021 के दौरान राज्य को 3603 मतलब 3,603 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति हुई है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना बाड़मेर, ये इंपॉर्टेंट है, आरएस में से क्वेश्चन भी पूछा गया था। और HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बनाई गई है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बनाई गई है। यह रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2018, तो आपको क्या याद रखना है, 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है इसकी, किसकी, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। फिर देखें कि हाँ HPCL प्लस राजस्थान सरकार का क्या इसमें मतलब वित्त का क्या है प्रतिशत, तो वह है HPCL करेगा 75% और राजस्थान का है 26%। और 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित हैं। और लगभग फिर देखें कि BS6 मानक का ये जो रिफाइनरी है ना, BS6 मानक का उत्पादों का उत्पादन करेगी, ठीक है। BS6 मतलब भारत स्टेज 6 का मतलब ये ऑयल या फिर जो भी है ना वो उत्पादन करेगी। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, दूसरा यहाँ पर रिफाइनरी भी है, तो दोनों का सम्मिश्रण है। ये देश में ऐसे पहली है। कब इसका शुभारंभ किया गया था, 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था। HPCL राजस्थान का 74-26 अनुपात है। BS6 मानक का जो उत्पाद है वो ये उत्पादन करेंगे। और इसके अलावा फिर हाँ 9 मिलियन टन इसकी ऐसे पूछ सकते हैं कि इसकी कितने क्षमता कितनी है वार्षिक की, तो इसकी वार्षिक क्षमता है 9 मिलियन टन इसकी वार्षिक क्षमता है, ठीक है। फिर देखें श्रम के लिए 1 जुलाई 2021 से क्या है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी है वो डिसाइड की गई। अकुशल श्रमिकों के लिए है 259 रुपये, ठीक है, 259 रुपये, 259 मतलब 259 रुपये, ठीक है। अर्धकुशल के लिए 271 रुपये, कुशल के लिए 283 रुपये। इनमें आप क्या करना कि 12 बढ़ा देना, है ना, 12 बढ़ा देना आगे 2 बार और लास्ट में बढ़ा देना 50। तो उच्च कुशल है ना उनके लिए आपके लिए आ जाएगी 333। तो अकुशल के लिए 259 और अर्धकुशल के लिए 271, कुशल के लिए 283 और उच्च कुशल के लिए 333, ठीक है। तो फिर चलते हैं प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता योजना में श्रमिक दंपति के लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे तथा लड़की के जन्म पर, कोई श्रमिक है ना
उसको अगर लड़का जन्मा तो 20,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर लड़की जन्मी तो 21,000 रुपये दे जाएंगे। प्रस्तुति पर 5,000 रुपये दे देंगे, टीकाकरण पर फिर 5,000, और 5 वर्ष हो जाएगा तो 10,000 दे देंगे, या फिर लड़की है तो 11,000 दे देंगे, और प्लस प्राथमिक शिक्षा प्रवेश पर 20,000 या फिर 21,000 रुपये दे दिए जाएंगे। फिर है सिलिकोसिस पीड़ित हेतु 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर हो जाए डेथ तो 2 लाख रुपए दे देंगे। फिर है शुभ शक्ति योजना, जिसके अंदर क्या है, पंजीकृत हितधारकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो शुभ शक्ति योजना के अंदर कितनी दी जाएगी, शुभ शक्ति योजना के अंदर कितनी राशि है, 55,000 रुपये है। आपको ऐसे मतलब 50,000 देके उड़ा सकता है ना, वो याद रखना। तो शुभ शक्ति योजना के अंदर 55,000 रुपये है, शुभ शक्ति योजना के अंदर। फिर है निर्माण श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रोत्साहन राशि, अगर वो भाग ले लें तो निर्माण श्रमिक कोई भी, तो उन्हें 2 लाख रुपये मिलते हैं। अगर जीते कांस्य पदक तो 5 लाख, रजत जीते तो 8 लाख, अगर जीते स्वर्ण पदक तो 11 लाख रुपए मिलते हैं। निर्माण श्रमिक अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी खेल में भाग ही लेते हैं तो उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर जीत ले कांस्य पदक तो उनको मिलते हैं 5 लाख रुपए, और अगर जीते रजत पदक तो 8 लाख मिले, और अगर जीते स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय गेम में निर्माण श्रमिक तो 11 लाख रुपए उन्हें दिए जाते हैं। फिर है ई श्रम पोर्टल, 26 अगस्त 2021 को आया। तो अपन ने 2021 की एक योजना पढ़ी थी, एम सैंड नीति, ठीक है, एक तो एम सैंड नीति पढ़ी थी, और दूसरी अपन ने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो कब बनाया था, कब लागू हुआ था, वो हुआ था 29 जुलाई 2021 को, ठीक है, 29 जुलाई 2021 को। और फिर अपन ने पढ़ी थी कि रिफाइनरी का कब मतलब शुभारंभ किया था, तो उसका 16 जनवरी 2018 को किया था। फिर वापस आते हैं अपने यहीं पे, ठीक है। तो शुभ शक्ति योजना के अंदर कितने, 55,000 रुपये। निर्माण श्रमिक अगर भाग ले तो 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 11 लाख रुपए देते हैं। ई श्रम पोर्टल कब आया, 26 जनवरी होती है ना, लेकिन 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है, और आयु वर्ष कितने से कितने तक, 16 से 59 वर्ष के मध्य के जो भी लोग हैं ना उनका डेटा लेगा, 16 से 59 वर्ष के लोगों का। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया, तो 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया, और 16 से 59 वर्ष के लोगों का डेटा इसमें रखा जाएगा। फिर है रोजगार विभाग, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को आई। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को आई। पुरुषों को 44,000 रुपये हैं, ठीक है, और जो दूसरे जो महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यता है उनको 4500 रुपये हैं। पुरुषों को 4,000 रुपये, अन्य को 4500। फिर है अधिकतम 2 वर्ष तक दिए जाएंगे, और दिन में 4 घंटे काम करवाएंगे 3 महीने तक, ठीक है, इंटर्नशिप कोई नहीं करवाएंगे, ठीक है। फिर है मॉडल कैरियर सेंटर, 16 सेंटर है राजस्थान में, मॉडल कैरियर सेंटर 16 है। अब एक चीज़ बताऊं क्या आपको मैं, उद्यम पंजीकरण पोर्टल जुलाई 2020 में, ठीक है, राज कौशल पोर्टल 5 जून 2020 को, और ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को आया, ठीक है। ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को भी पढ़ा अपने। राज कौशल पोर्टल 5 जून 2020 को आया। उद्यम पंजीकरण पोर्टल जुलाई 2020 में आया था, ठीक है क्या। तो उद्यम पंजीकरण पोर्टल जुलाई 2020 में। सबसे पहले अपन याद करते हैं राज कौशल पोर्टल जो कि 5 जून 2020 को आया था। फिर उद्यम पंजीकरण पोर्टल जुलाई में आ गया था 2020 में। फिर आया था ई श्रम पोर्टल जो कि 26 अगस्त 2021 में आया था, ठीक है। और फिर है मॉडल करियर सेंटर्स, ये 16 हैं राजस्थान के अंदर। और राज कौशल पोर्टल मैंने आपको कब बताया था, राज कौशल पोर्टल आया था 5 जून 2020 को। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज कौशल पोर्टल 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया। फिर है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान इसमें लिखा है राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड, ठीक है, आरमोल,
राज्य के गरीब लोगों के लिए आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है और आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। और फिर है राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित कार्यक्रम कौन कौन से हैं। एक तो है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम राजीविक। और फिर है इसमें क्या है, इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसके तहत रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय भर्ती प्रशिक्षण नियोजन मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। और स्वरोजगार आधारित फिर है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, जिसे क्या क्या है, सक्षम कहते हैं जिसको। इस योजना के उद्देश्य राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर एवं उन्हें रोजगार के अवसर से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करना है इसका उद्देश्य। और फिर आती है समर्थ योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्धन और हैसियत पर मौजूद समुदायों वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों में निवासी या फिर दलित आदिवासी या नारी निकेतन या बाल गृहों के निवासी या कारागृह बंदियों को रोजगार स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना आती है फिर है, और यह योजना 7 नवंबर 2019 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना है और साथ ही फिर है कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, प्रशिक्षण के बाद मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा भी देना है। किसके तहत, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, जो कि 7 नवंबर 2019 को आई थी। और फिर योजना का संचालन कौन कर रहा है, RSLDC राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है, और साथ में कॉलेज शिक्षा विभाग भी मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। फिर है कि इस योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है उसके तहत कितने विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, 45। ठीक है, फिर आती है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, और इसके तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना है। और फिर आती है भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में संचालित किए गए क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। फिर है लाइफ मनरेगा को भी इसी योजना में समाहित किया गया है। किसमें, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में। एक तो लाइफ आ गई और दूसरा प्रथम कौशल विकास केंद्र उदयपुर वाला आ गया। ठीक है, फिर आती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0, और इसको कौन चला रहा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय चला रहा है। बस ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें फिर आ जाता है संकल्प। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है ना, भारत सरकार, उसी के द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पुल बनाना है उद्देश्य। ठीक है, फिर आती है प्रवासन सहायता केंद्र। ये भी RSRDC द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और राज्य में 5 प्रवासन सहायता केंद्र हैं, 90 दिनों तक लोग उसमें रुक सकते हैं। फिर है भोर कार्यक्रम, जो कि भिक्षुकों के लिए है और RSLDC ही चला रहा है। फिर आ जाती है IM शक्ति योजना, जो कि RSLDC प्लस कौन चला रहा है उसको, आयुक्त महिला अधिकारिता निदेशालय चला रहा है। फिर आती है वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप, और हर 2 साल में एक बार होती है। कार्यस्थल कौशल को बढ़ावा देने के लिए 4वीं सैन्य ने फिनलैंड में और जैक किशन सुतार ने स्विट्जरलैंड में भाग लिया। और फिर आता है इंडियन स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता। राजस्थान ने 1 स्वर्ण व 3 कांस्य पदक जीते। ठीक है दोस्तों, ये था औद्योगिक विकास चैप्टर नंबर 4। धन्यवाद देखने के लिए।